चलिए, तो आज हमारा है डे 7। तो डे 7 जो है, इसमें आज हम लोग फिज़िक्स करेंगे। और आपको मैंने क्या क्या बता दिया है, आपको मैंने बताया है इसके बारे में, मोशन के बारे में समझाया है आपको। मैं क्या समझाया है? मोशन के बारे में। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें रिवाइज करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आज तो हमको पढ़ना है न्यूटन्स लॉज, या चैप्टर का नाम फोर्स कर लो। आज हमको फोर्स पढ़ना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया है, रिवीजन करें। क्या क्या पढ़ा है बताओ? मोशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये पढ़ा था। स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, ये सब भी देखा था। और भी क्या देखा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। मोशन क्या चीज़ है? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, उसको कहते हैं। हाँ, या टाइम के रिस्पेक्ट में भी क्या कहेंगे, उसको मोशन कहेंगे, ठीक है। डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पार्ट ट्रैवल। डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। इसके बाद क्या पढ़ा? स्पीड क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसके बाद क्या पढ़ा, बोलो? एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बहुत अच्छे। फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब पार्टिकल सर्कल के सर्कमफेरेंस के अराउंड चले, लेकिन कांस्टेंट स्पीड से, तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये आपको बता दिया था मैंने। तो आज मैं आपको नई चीज़ें पढ़ाऊँगा। नई चीज़ क्या है? वो है आपका फोर्स। क्या होता है फोर्स? उसको बोलते हैं फोर्स। कुछ तो पढ़ा होगा, बोलो। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है पता है? जो टॉपिक होने वाला है आपको बता दिया जाता है कि क्लास में क्या होने वाला है। तो जो टॉपिक होने वाला है वो क्लास से पहले आप एक बार उसको रीड करके आएँ। हो सकता है रीडिंग में आपको सिर्फ 50% वो समझ में आए, लेकिन उसको रीड करके आने का। उसके बाद क्लास में उसको समझ लो जो टीचर ने समझाया। उसके बाद घर पे जाके उसको एक और बार रीड करो, समझे? तो इससे तुम्हारा टॉपिक ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियर होगा। अभी आप रट्टाफिकेशन अगर सोच रहे हैं तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। रट्टाफिकेशन भूल जाना। साइंस में कितना रट्टा मारोगे बहुत पढ़ने के लिए, समझे? क्या रट्टाफिकेशन करने वाला क्या चतुर मेहनत नहीं करता था? चतुर भी मेहनत करता था, लेकिन चतुर गलत डायरेक्शन में मेहनत करता था। मेहनत करना ज़रूरी है, सही डायरेक्शन में भी मेहनत करना तो ज़रूरी है। जैसे अगर मुझे दरवाज़ा खोलना है, मैं इधर कितना भी ज़ोर लगा लूँ, मेहनत नहीं कर रहा हूँ मैं, मेहनत कर रहा हूँ मैं, इधर कितना भी ज़ोर लगा लूँ, लो दरवाज़ा खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा। क्यों? मेरा डायरेक्शन गलत है, मुझे सही डायरेक्शन में काम करना है। बात समझ आई? ठीक है ना। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सही तरीका समझना पड़ेगा पढ़ने का। तो सबसे पहला तरीका क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या करना है? टॉपिक को पहले पढ़ करके आना है, फिर टीचर से सीखना है, फिर घर पे जाके एक बार फिर से रिवाइज करना है, समझे? इससे टॉपिक आपका ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियर होगा। अगर आप फिज़िक्स की बात कर रहे हैं तो फिज़िक्स 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप में आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आपको आगे कुछ समझ में नहीं आने वाला, आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप अगर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पहला स्टेप क्या है? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करना। जितने टाइप के हो सके उतने टाइप के प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करना। बोर्ड में आप क्या करते थे? अटेंडेंस स्टैंड में जो आप पढ़ के जाते थे, टेक्स्ट बुक में जो होता था वही आता है पेपर में, वही आता है ना। महाराष्ट्र बोर्ड में कहाँ कुछ अलग आता है? महाराष्ट्र बोर्ड में कुछ बाहर का नहीं आता, कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं होते हैं। जो टेक्स्ट बुक में होता है वही वो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। एक बार तो मुझे ताज्जुब हुआ, एक बार मैं बहुत साल पहले एक स्टूडेंट ने आकर के बोला, वो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला सवाल आता है ना, तो उसमें टेक्स्ट बुक में इक्वेशन थी कुछ ऐसी 3x - y = 4। तो एग्ज़ाम में इक्वेशन में कुछ आ गया इससे अलग, मतलब सेम क्वेश्चन, उसने क्या कर दिया? डेटा चेंज कर दिया। इक्वेशन जो बन रही थी वो बन रही थी 5x - समथिंग कुछ बन रही होगी। बात समझ आई? तो वो आके मेरे को बोलने लगा, सर क्वेश्चन बाहर से आया था पेपर में। क्या होने लगा? बोलने लगा, सर क्वेश्चन जो है पेपर में बाहर से आया था। तो इस लेवल के बच्चे हमारे, जिनको अगर सिर्फ डेटा भी चेंज करके दे दे तो क्या लगता है? बाहर का सवाल है। इसको बाहर का सवाल थोड़ी बोलते हैं। टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है ही नहीं, उस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसको बोलेंगे बाहर का क्वेश्चन।
चैलेंजिंग क्वेश्चन, समझे? मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ 10th में आप क्या करते थे, जो आप पढ़ के जाते थे वही आता था, वही आता है, कुछ बाहर का आता नहीं है। ढंग से टेक्स्ट बुक पढ़ लो, आप बहुत अच्छा परसेंटेज मार देंगे। एंट्रेंस एग्जाम में जो आप पढ़ के जाएंगे वो आप पेपर में कभी नहीं आएगा। मत एक्सपेक्ट करना कि जो क्वेश्चन करके जा रहा हूँ एग्जैक्ट वो क्वेश्चन आएगा, कभी नहीं आएगा। वो कुछ नया पूछेंगे आपसे। तो आपको अपना दिमाग चलाने आना चाहिए, दिमाग चलाने आना चाहिए आपको, ठीक है? चलो आ जाओ फिर मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा है हमारा फोर्स। क्या होता है फोर्स? पता था ना आज का टॉपिक, पढ़े नहीं फिर भी तुम लोग। फोर्स क्या होता है? अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी, है ना? अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी। एक बॉडी पे जो पुश और पुल आप करते हो, या तो उसको पुश करते हो या तो बॉडी को पुल करते हो, तो ये दोनों के दोनों क्या है? फोर्स है। असल में फोर्स नहीं, ये गलत डेफिनेशन है। ये तो फोर्स का इफेक्ट है। फोर्स लगाते हो तब पुश होती है बॉडी, फोर्स लगाते हो तब पुल करोगे, फोर्स लगाऊंगा तब पुल होगा ना। ये अब समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना? उसको मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने पुल किया, बात समझ आई, ठीक है ना? तो ये तो फोर्स का इफेक्ट है, ये फोर्स नहीं है। फोर्स का डेफिनेशन न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। अब मैं आऊँगा उसके ऊपर क्या है फोर्स के बारे में, आपको ये समझ आया? ये बेसिक डेफिनेशन आपको पता होगा। अब पुश और पुल ऑन अ बॉडी, अब पुश और पुल को क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना? जो आप 9th स्टैंडर्ड लेवल पे किताबें पढ़ते हैं उसमें कई सारी चीज़ें 11th में आने के बाद क्या होगी आपको बताया जाएगा, ये सही नहीं है, इससे बेटर डेफिनेशन आपको पढ़ने हैं, ठीक है? क्लियर हो गया? तो ये बात समझ आ गई। अभी तक फोर्स क्या है? अब पुश और पुल ऑन अ बॉडी, उसको क्या है? फोर्स बोलेंगे, लेकिन इसके सही डेफिनेशन पे आ रहा हूँ। इसका सही डेफिनेशन क्या है फोर्स का? तो सही डेफिनेशन इसका देता है आपको न्यूटन के लॉज। न्यूटन के कौन से लॉज? न्यूटन के मोशन के लॉज, ठीक है ना? तो आज हमारा असल मुद्दा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्या मुद्दा है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मोशन के कितने लॉ हैं? 3 लॉज हैं। कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देखा है तुमने? वो नहीं देखा है? बिहार के एग्जाम में इंटरव्यू हो रहा था और उसमें वो इंटरव्यूअर ने बाहर जाके पूछ ली कि न्यूटन के कितने लॉ है, तो एक बच्चे ने बोला 3। तो भी कौन कौन से? बोले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये उसके लॉज है, ठीक है? तो न्यूटन के बेसिकली है कितने? 3 लॉज मोशन। अच्छा, न्यूटन के सिर्फ 3 लॉ नहीं है, न्यूटन के मोशन के 3 लॉज हैं। मेरी बात समझ ली तुमको? न्यूटन ने मोशन के 3 लॉज दिए हैं। न्यूटन का विस्कोसिटी का लॉ अलग है, न्यूटन का रेडिएशन का लॉ अलग है, ऐसे अलग अलग न्यूटन के कई सारे लॉज हैं, लेकिन न्यूटन ने मोशन के 3 लॉज दिए। एक्चुअली न्यूटन ने नहीं दिया था, ये दिया था गलीलियो ने। इसने दिया था गलीलियो ने। गलीलियो ने ये लॉ दिया था, न्यूटन ने इसको कंपाइल किया था। नाम न्यूटन का चलता है, जो चलता है चलने दो, ठीक है? चल भाई, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का सेकंड लॉ है, न्यूटन का थर्ड लॉ है। कोई स्टूडेंट है जो मुझे तीनों लॉ सुना दे? थर्ड लॉ तो सभी को याद रहता है ना? याद रहता है ना? अच्छा, फर्स्ट लॉ तो याद रहता है। फर्स्ट लॉ क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन, है ना? नहीं, अच्छा ये थर्ड लॉ है। तो थर्ड लॉ तो सबको याद रहता है। क्या है थर्ड लॉ? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल इन ऑपोजिट रिएक्शन। ये अपना क्या है? थर्ड लॉ, ठीक है ना? न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? बोलो, किसी को याद है न्यूटन का फर्स्ट लॉ? शर्म करो, शर्म करो, 9th स्टैंडर्ड की चीज पूछ रहा हूं मैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? नहीं याद है? चलो बताता हूँ न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ वो क्या करता है? फोर्स को डिफाइन करता है, ठीक है? चलो भाई पहले लिखो, फिर मैं एक एक करके स्टेटमेंट्स लिखाता हूँ न्यूटन की। फोर्स क्या है? अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी। फिर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हेडिंग लगाओ, फिर एक एक करके लॉ पढ़ाता हूँ मैं। फोर्स क्या है? अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी, अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी। फिर उसके बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये हेडिंग लगाओ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ये हेडिंग लगा दो, और फिर देखो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है? चलो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लिखो। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, अ बॉडी एट रेस्ट, a body at rest will remain at rest. A body at rest will remain at rest. Or a body in motion will remain in motion.
A body at rest will remain at rest or a body in motion will remain in motion. A body at rest will remain at rest or a body in motion will remain in motion unless and until it is compelled by an external unbalanced force. Unless and until it is compelled by an external unbalanced force. It is compelled by an external unbalanced force. एक और भी चीज़ है उसमें, लिखना नहीं है अभी, विथ रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल ऑब्जर्वर, वो आगे समझेगा, आपको नहीं पता वो क्या है अभी, ठीक। चलो, तो न्यूटन का लॉ फेल होता है यहाँ, ये मत समझना यूनिवर्सल लॉ है, ये फेल होगा आपके 11th स्टैंडर्ड में। आपको ऐसे केसेस बताएंगे जहाँ पर न्यूटन का लॉ फेल हो जाएगा, ठीक। अभी क्या न्यूटन का लॉ बोलता क्या है? न्यूटन का लॉ बोलता है आपसे, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, जैसे कोई टेबल है, उस टेबल पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मास m का, वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो ये रेस्ट पर ही रहेगा। मतलब जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो वो अपनी पोजीशन अपने आप से चेंज नहीं कर सकता। मैं कितना भी बोल दूं चलो, वो नहीं चलेगा। मैं अगर चिल्ला भी दूंगा अरे चलो भाई चलो, लेकिन फिर भी वो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उसके अंदर इनर्शिया है। अच्छा, इनर्शिया भी समझाता हूँ, इनर्शिया भी क्या है, ठीक है, आ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये अपने आप से अपना स्टेट नहीं चेंज कर सकता। स्टेट के दो मतलब होंगे मैकेनिक्स में, जब हम काइनेमेटिक्स की बात कर रहे हैं। ऑसिलेशन में स्टेट का मतलब अलग है। स्टेट के दो मतलब होंगे यहाँ पर। स्टेट का एक मतलब होगा रेस्ट और दूसरा मतलब क्या होगा? मोशन, ठीक है ना। तो आज तुम्हारे दिमाग में बैठाता हूँ मैं न्यूटन के लॉस, ठीक। स्टेटमेंट जो दिखाऊंगा वो कल की क्लास में आप सभी को याद होना चाहिए, ठीक, क्लियर है। चलो, तो आपको पहला स्टेटमेंट जो लिखा दिया, पहले स्टेटमेंट का पहला पार्ट क्या है? बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी। उसके बाद आगे क्या है? और अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। क्या मतलब? अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती ही रहेगी। कब तक मूव करेगी? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग जाता। अनबैलेंस फोर्स लगना चाहिए। अनबैलेंस क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या होता है, यहाँ से इंशा खींचती है, यहाँ से रोजीना खींचती है, दोनों 5-5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। तो ये कहीं जाएगा क्या? तब भी नहीं जाएगा कहीं पे। कैसे फोर्स लगाना पड़ेगा? अनबैलेंस। मतलब यहाँ से यहाँ पर फॉर एग्जांपल 6 न्यूटन और यहाँ पर 5 न्यूटन, तो किधर चलेगा ऑब्जेक्ट? हाँ, एक न्यूटन से ये डायरेक्शन में चलेगा। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? तो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। ये बोलना गलत है कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहा है 5 न्यूटन का, चल रहा है क्या? नहीं। क्या बोलना जरूरी है? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। बात समझ आई? ठीक है ना। तो बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी। मूव कर रही है अगर तो मूव करती रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग जाता। मतलब क्या? बॉडी हमेशा या तो रेस्ट पर रहना चाहती है या तो स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलना चाहती है। अगर एक्सेलरेट कराना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। अब सर इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ। मैं अभी इसको फेल करने की कोशिश करता हूँ। जैसे तुम्हारे सामने एक सरफेस है, उस पर एक मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर फुटबॉल रखा। यहाँ से अरीब ने आकर इसको किक किया। फुटबॉल को जैसे किक करते हैं, फुटबॉल क्या करेगा? रोल करके यहाँ पहुँच जाएगा। उसके बाद क्या होगा? रुक जाएगा ना। न्यूटन का लॉ तो फेल हो गया। उसने क्या बोला था न्यूटन ने? बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन बोला था ना। बॉडी मोशन में रहेगी तो मोशन में ही रहेगी। कब तक? एक्सटर्नल फोर्स नहीं। कौन एक्सटर्नल फोर्स है इधर? हाँ, बात समझ आ रही? मतलब दिखने में तो कोई एक्सटर्नल ही आकर के फोर्स नहीं लगा रहा, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन है जो क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है। अगर फ्रिक्शन को हटा दो, एयर रेजिस्टेंस को हटा दो, तो ये फुटबॉल को किक किया तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं। कब तक? जब तो स्पाइडरमैन के जैसे आकर के उसको वो ट्रेन को रुकता है, देखा है तुमने वो सीन? हाँ, समझे? तो वही वाला सीन, ठीक है। जब वो अपने आप ट्रेन रुकती नहीं, क्यों? बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। बात समझ आई? तो उसको रोकना पड़ेगा। क्यों? आगे वो टूटा है ना, ट्रैक तो टूटा हुआ है, वरना नीचे से जाएगी ट्रेन, है ना। तो इस वजह से वो क्या करता है? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाता है ताकि वो रुक जाए। बात समझ आई? देखी ना स्पाइडरमैन? ठीक है, मैं जब 4th स्टैंडर्ड में था ना, तब आई थी स्पाइडरमैन।
हाँ, मैं जब फर्स्ट स्पाइडरमैन, तो बहुत सारे आ गए, कोई नहीं देखी, वो एक ही स्पाइडरमैन देखी थी मैंने, ठीक है, जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था, इतने पहले की वो स्पाइडरमैन, ठीक है ना। चलो, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, मतलब अगर बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो बॉडी हमेशा क्या होगी, मोशन में ही रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलती रहेगी, समझे। इसके और इम्प्लीकेशंस हैं, मतलब क्या, एरिस्टोटल्स फैलेसी के बारे में पता है? नहीं पता, अच्छा ठीक है, अभी इसको नहीं पढ़ेंगे, 11th में पढ़ना है इसको, ठीक है। चलो, तो बॉडी अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी, मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, कब तक, जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग जाती। ये भी अपने को समझ आता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो फोर्स को डिफाइन कर रहा है, डिफाइंस फोर्स, फोर्स को डिफाइन करता है। कैसे? फर्स्ट लॉ बताता है कि फोर्स वो फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या करता है, बॉडी का स्टेट चेंज कर देता है। बॉडी रेस्ट पर है तो क्या करेगा, रेस्ट से मोशन में लाना है, क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। मोशन से रेस्ट पर लाना है, क्या करना, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट लॉ यही बताता है कि फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो क्या करता है, बॉडी का स्टेट चेंज कर देता है, मोशन से रेस्ट पे ले आता है, और अगर मोशन में रेस्ट पर से है तो मोशन में ले आता है, मोशन से रेस्ट पे ले आता है। तो ये क्या करता है, फोर्स को डिफाइन करता है। और एक चीज डिफाइन करता है फर्स्ट लॉ, एंड डिफाइंस इनर्शिया, इनर्शिया को भी डिफाइन करता है। इनर्शिया क्या होता है ये बताओ पहले। स्टेट ऑफ रेस्ट को इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया क्या है? इनर्ट गैसेस सुना है तुमने? इनर्ट गैसेस इनर्शिया से ही बना है। इनर्शिया का इनर्ट, वो इनर्शिया से ही बना है। हाँ, पता नहीं होगा ना, कुछ नया बताया, ठीक है, बोलो। इनर्शिया का मतलब क्या है? इनर्शिया का मतलब क्या है? सुना तो होगा नाम, है ना, इनर्शिया सुना होगा तुमने, मतलब नहीं पता। चलो, मतलब समझते हैं इसका। यहाँ तक बातें समझ में आ गई हैं, ठीक। चलो, अब क्या, अब मैं इनर्शिया को समझाने की कोशिश करता हूँ अपने अंदाज में। आइए इसको समझते हैं, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा कि इनर्शिया क्या है। फिर आगे जब 12th में जाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझने में भी काम आएगा। आपके पास क्या है, आपके पास एक बच्चा है, वो बच्चा बहुत ज़िद्दी है। कैसा बच्चा है? बहुत ज़िद्दी बच्चा है। इस बच्चे के ना 2 घर हैं। कितने घर है? 2 घर है, ठीक है ना। एक घर कहाँ पर है? एक घर गांव में, और एक घर कहाँ पर है? एक घर शहर में। तो 2 घर है इसके, बात समझ आई, ठीक है ना। तो एक ज़िद्दी बच्चा है और उसके 2 घर है, एक गांव में एक शहर में। जब ये एक घर में रहता है ना, तो इसका उस घर में दिल लग जाता है, और ये उस घर से दूसरे घर में जाना नहीं चाहता, ठीक है ना। अभी फॉर एग्जाम्पल ये गांव वाले घर में छुट्टियां पड़ गई, गांव वाले घर में, ठीक है ना। जब ये गांव वाले घर में इसका इसमें दिल लग गया, अब ये यहाँ से यहाँ जाना नहीं चाहता। जब उसको यहाँ से यहाँ लेके, अब स्कूल खोलेगी, शहर जाना पड़ेगा ना, हाँ, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करेंगे, इसके पेरेंट्स क्या करेंगे, इसको फोर्स लगाएंगे और यहाँ से यहाँ लेकर के जाएंगे। बात समझ आई, ठीक है। उसके बाद शहर वाले घर में आ जाता है, कुछ महीनों तक रहता है, इसका वहाँ पे दिल लग जाता है, फिर छुट्टियाँ पड़ जाती, दिवाली वेकेशन आ जाता है, ठीक है ना। अब फिर से गांव वाले घर में जाना है, तो यहाँ से यहाँ पर जाना नहीं चाहता। इसके पेरेंट्स को यहाँ से यहाँ लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ये क्या कर रहा है, अपोज। तो इसका अपोजिशन है, इसके अपोजिशन का नाम, अपोज करने का नाम अपोजिशन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आता है। जैसे ही ज़िद्दी बच्चा है ना, वैसे ही इस यूनिवर्स में हर वो बॉडी है जिसके पास मास है। इस यूनिवर्स में हर वो बॉडी है जिसके पास क्या है, मास है। इससे क्या होगा, मैं समझाता हूँ आपको। ये जो बॉडी जिसके पास मास है ना, इसके जैसे इसके 2 घर है ना बच्चे के, इसके 2 स्टेट्स हैं। 2 क्या है, स्टेट है। एक स्टेट क्या है, रेस्ट, दूसरा स्टेट क्या है, मोशन। हमारे पास भी मास है, यानी ये हमारे बारे में बात कर रहा है। जिसके पास भी मास है उसके बारे में बात कर रहा है। बात समझ आई, ठीक है ना। तो हर एक का 2 स्टेट होता है, क्या, एक रेस्ट, एक मोशन। जब ये रेस्ट वाले घर में होता है तो इसका यहाँ पे दिल लग जाता है। ये रेस्ट से मोशन में जाना नहीं चाहता, तो क्या करना पड़ेगा, रेस्ट से मोशन में लेके आने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, समझे। और जब ये मोशन में होता है तो अपने आप रेस्ट पे आना नहीं चाहता, क्या करना पड़ेगा, हाँ, मोशन से रेस्ट पे लाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जैसे ये अपोज कर रहा था, तो इसके अपोज करने का नाम अपोजिशन है, तो इसके अपोज करने का नाम है इनर्शिया। इसको इनर्शिया बोलते हैं।
तो इनर्शिया का मतलब अपोजिशन ऑफर्ड बाय द बॉडी, बॉडी अपने चलने में कितना अपोजिशन, कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। आसान भाषा में, ये तो बुक का डेफिनेशन है, इनर्शिया क्या है, इनर्शिया इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द बॉडी, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो ये समझता है। मेरी लैंग्वेज में इनर्शिया क्या है, इनर्शिया है चलाने में दिक्कत या चल रहा है तो रोकने में दिक्कत। क्या बोल रहा हूँ मैं, चलाने में दिक्कत या चल रहा है तो रोकने में दिक्कत, इसको इनर्शिया बोलते हैं। बॉडी अपने आप नहीं चलती, तो उसको चलाने में जितनी अपने को दिक्कत होगी वो क्या है, इनर्शिया है। या बॉडी चल रही है तो अपने आप नहीं रुकेगी, उसको रोकने में जितनी दिक्कत होगी वो क्या है, इनर्शिया है। तो मेरे भाषा में क्या है, इनर्शिया, इनर्शिया है चलाने में दिक्कत, हाँ चलाने में दिक्कत, और चल रहा है तो, हाँ चल रहा है तो रोकने में दिक्कत। चलाने में दिक्कत और चल रहा है तो क्या होगा, रोकने में दिक्कत। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इनर्शिया। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाता है, इनर्शिया हो जाता है। अब इनर्शिया का मेजर कौन है, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। याद रखना, इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, मास एक फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, आपको ये समझेगा आगे मैं क्या स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। अभी याद रखना, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा, जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ ये मोबाइल फ़ोन की, तो इसका इनर्शिया क्या होगा, कम होगा, इसका मास कम है एज़ कम्पेयर टू बिल्डिंग का इनर्शिया। बिल्डिंग का मास बहुत ज़्यादा है तो बिल्डिंग को चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, इस वजह से क्या है, उसका इनर्शिया ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। बात समझ आई, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये चीज़ आपको समझा दी मैंने, इनर्शिया क्या है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ इनर्शिया को भी डिफाइन करता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। क्यों, रेस्ट में दिल लग गया उसका। फिर अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, मोशन में दिल लग गया, मोशन वाले स्टेट में। ठीक है ना, कब तक, अनलेस एंड अनटिल इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। समझ आई, क्लियर हो गया। इस तरीके से कॉपी करो। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। तो क्या हुआ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम लोग ने देख लिया। क्या स्टेटमेंट है, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट और अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस एंड अनटिल इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहेगी, मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी। कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग जाता। उसमें एक और चीज़ जुड़ेगी आगे जा करके, वो है विथ रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल ऑब्जर्वर, क्योंकि वो इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए ही वैलिड है, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए न्यूटन का ये वाला लॉ वैलिड नहीं है। तो आगे आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, चलो ये मुझे किसने बताया था, मेरे ग्रेजुएशन में मेरे जो टीचर्स रहे उसमें, जो मेरे जो टीचर्स रहे उसमें जो है 2 साइंटिस्ट रहे और एक BRC साइंटिस्ट डॉक्टर एम एन न्यायते और एक जापानीज साइंटिस्ट मिस्टर वेंकट रमन सर, ऐसा है। तो मतलब बहुत सारी फैकल्टी से पढ़ा हूँ मैं। उसमें से आप समझो मैं रुइया कॉलेज में भी कुछ टाइम पढ़ा हूँ, माटुंगा में जो है, वहाँ पर मैं 2-3 ऑथर्स से पढ़ा हूँ, ऐसा है। डॉक्टर अदिति राव मैडम, तो वो ऑथर थी हमारे फिज़िक्स के टेक्स्ट बुक के। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे जो सर थे डॉक्टर एम एन न्यायते, वो हमारे ग्रेजुएशन तो हमारे ही कॉलेज से किया था उन्होंने, फिर MSc जो है उन्होंने IIT बॉम्बे से किया था, IIT बॉम्बे, और PhD सर ने किया था TIFR से, 2 सब्जेक्ट्स में। TIFR से एक बार ही PhD करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। TIFR पता है क्या है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, नाम तो सुन, ठीक। तो ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो IIT है उसके सामने बच्चा है TIFR के सामने, वो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल लेवल का। IIT का तो हाइप क्रिएट कर दिया गया है, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल का इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है TIFR कि IIT भी उसके सामने कुछ नहीं, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो सर ने वहाँ से 2 बार PhD किए, एटॉमिक फिज़िक्स में और एक बार किए न्यूक्लियर फिज़िक्स में, ऐसा है। और BRC साइंटिस्ट रहे और 30 साल से उस टाइम पे पढ़ा रहे थे, हेड थे हमारे कॉलेज के। तो जब उन्होंने हमारे क्लास में सबसे पहले स्टार्ट किया, बोले न्यूटन के लॉ बोलो। ठीक है, तो मेरे को आता था, तो बोला सर मैं बोलता हूँ। तो मैंने बोला न्यूटन का लॉ, यही स्टेटमेंट मुझे तब से याद है, जब से मैंने पढ़ाई की थी मुझे तब से याद है स्टेटमेंट। तो फिर सर ने पूरा स्टेटमेंट बोले और फिर उसके बाद सर ने बोले विथ रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल ऑब्जर्वर। तो फिर बोला हाँ ये तो ऐड होना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि ये सिर्फ इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए वैलिड है, नॉन इनर्शियल के वैलिड नहीं है। तो वहाँ से ये चीज़ का एडिशन हुआ था। सर अपनी चीज़ें बनाते थे,
मतलब टेक्स्ट बुक तो है ही है। आपको पता है पीएचडी कैसे होती है? कैसे होती है पीएचडी? रिसर्च का मतलब क्या है? पीएचडी कैसे होती है? पीएचडी में आपको कोई नई चीज़ लानी पड़ती है सब्जेक्ट में, तब होती है पीएचडी। समझे? कुछ नया देना पड़ता है अपनी तरफ से कि यहाँ तक की स्टडी हुई थी, अब इसके आगे मैं ये इसके अंदर जोड़ रहा हूँ, तब होती है पीएचडी। अच्छे इंस्टीट्यूट से ऐसे होती है। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? तो पीएचडी का मतलब आपको सब्जेक्ट में कोई नया जोड़ना पड़ेगा। जैसे तुमने पढ़ लिया फोर्स या कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, प्रेशर का, बॉयंसी का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आप कोई नया कॉन्सेप्ट जोड़ दिया तुमने, तब मिलेगी आपको पीएचडी। कुछ नया करना पड़ेगा सब्जेक्ट में आपको। तो सर ने ऐसे 2 बार पीएचडी किए थे, वो भी एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स में। कुछ नया जोड़े हैं सब्जेक्ट में सर ने। तो सर अपनी चीज़ें लिखते थे, ऐसा है। तो इतने खतरनाक टीचर रहे मेरे, उनसे सीखना एक अपने आप में ऑनर था मेरे लिए, ऐसा है। ठीक है ना? वो क्वालिटी दिखती भी है अल्हम्दुलिल्लाह। वो जब मैं पढ़ाता हूँ तो दिख जाता है कि मतलब कोई भी लल्लू पंजू टीचर से नहीं पढ़ा हूँ मैं, ऐसा। ठीक है, चलो अभी आ जाओ। तो अब मैं कहाँ पर था? मैं आपको ये बता रहा था कि फोर्स के इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो हेडिंग लगाओ, इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। फोर्स के इफ़ेक्ट्स क्या हैं? फोर्स क्या क्या कर सकता है? बोलो। स्टेट चेंज कर सकता है, सिंपल सी बात है। स्टेट चेंज कर दिया, रेस्ट से मोशन में ले आया, मोशन से रेस्ट पे ले आया। ठीक है ना? उसके बाद क्या कर सकता है फोर्स? दूसरा स्टेट, मतलब वो लिक्विड सॉलिड वाला स्टेट भी चेंज कर सकता है। फोर्स या प्रेशर? फोर्स क्या कर सकता है? शेप चेंज कर सकता है, या फिर मोशन का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। 3-4 चीज़ें कर सकता है फोर्स। जैसे हमारे पास क्या कर सकता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसको मोशन में ला सकता है, मोशन में है तो उसको रेस्ट पे ला सकता है। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना? तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो मोशन में ला सकता है, मोशन में है तो रेस्ट पे ला सकता है। जैसे मम्मी आटा गूंथती हैं, तो आटा गूंथती हैं तो क्या करती हैं? उस पर फोर्स लगा करके क्या करती हैं? उसका शेप चेंज करती हैं, बार बार होता है ऐसा, तो उसका शेप चेंज कर सकता है, या तो उसका डायरेक्शन चेंज। कोई तुम्हारा 2 साइकिल चला के आ रहा है, लो, ठीक है, तो क्या कर दिया? उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। बात समझी? ठीक है ना? तो क्या कर सकता है? डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। तो ये अलग अलग काम कर सकता है फोर्स। ठीक है ना? तो लिखो, सबसे पहला पॉइंट लिखो, इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस में इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, बॉडी, पार्टिकल सब सेम है अभी। इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टेट का मतलब क्या? महाराष्ट्र से गुजरात भेजेगा, है ना? नहीं? अच्छा, हाँ, तो क्या करेगा? रेस्ट से मोशन में और मोशन से रेस्ट। अच्छा, ठीक है। तो इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। सेकंड, इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है फोर्स। ठीक है, चलो ये हो गया। इसके बाद इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन ऑफ मोशन को वो चेंज कर सकता है। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, तो ये हो गया। तो ये कर सकता है फोर्स। फोर्स के बारे में आपको समझा दिया मैंने। ठीक है, डेफिनेशन भी समझा दिया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी बता दिया। अब न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ने से पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा मोमेंटम क्या है। क्या पढ़ना पड़ेगा? मोमेंटम क्या है। क्या है मोमेंटम? कुछ आइडिया? मोमेंटम क्या चीज़ है? बोलो, मोमेंटम क्या चीज़ है? बोलो भाई। फॉर्मूला पता है? हाँ, 2 चीज़ों का प्रोडक्ट है। कौन सी 2 चीज़ें हैं वो? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन है। कौन सी 2 चीज़ें हैं वो? देखो, तुमको जो PDF दिया है ना, तो वो मोबाइल में इसी रखने के लिए नहीं दिया है, समझे? वो जो PDF भेजा गया है ना तुमको, वो PDF पढ़ने के लिए। ठीक है, तो उसको पढ़ने का। ठीक,
चलो, तो ये उसमें मोमेंटम के बारे में लिखा है, तो जो लिखा है वो तो ठीक है, जो इंशा बोल रही दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, गलत नहीं है, सही है। लेकिन मैं आपको कुछ और बताता हूँ अपने साइड से, ठीक है। मैं आपको उसका एक्चुअल मीनिंग बताता हूँ। आप सब याद कर लेंगे मोमेंटम क्या है। मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? हाँ, मोमेंटम कहते हैं। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो होता है उसको हम लोग मोमेंटम कहते हैं, वो हमारा मोमेंटम होता है, ठीक है ना। चलो भी, तो अब क्या मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। किसके पास मोशन ज़्यादा और किसके पास कम है? बोलो। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, दूसरे ऑब्जेक्ट की स्पीड भी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब वो भी चलता है 1 सेकेंड में 20 मीटर, दोनों चलते हैं। किसके पास मोशन ज़्यादा है, किसके पास कम है? छोटे पार्टिकल के पास मोशन ज़्यादा है, और ये मास m के पार्टिकल के पास, ऑब्जेक्ट के पास मोशन कम है, ऐसा है? फिर हाँ, तीन ही कैसे हो सकते हैं? इक्वल, एक इक्वल बोल दे, एक ग्रेटर बोल दे और एक लेस देन बोल दे, हो गया, है ना। तो एक एक करके सब ट्राई कर लो, वाह, ठीक है। तो मेरी बात अब ध्यान से सुनना। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे दोनों की स्पीड देख करके जनरली ये सोचते हैं कि दोनों के पास मोशन सेम है, यही सोचते हैं बच्चे कि दोनों के पास मोशन क्या है, सेम है, जबकि ऐसा नहीं है। न्यूटन ने आपको समझाया कि सिर्फ स्पीड देख करके आप नहीं डिसाइड करेंगे किसके पास मोशन ज़्यादा है, किसके पास मोशन कम है। आपको दो चीज़ों का प्रोडक्ट देख करके डिसाइड करना है, मास और वेलोसिटी। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक मच्छर है जो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आकर के आपको टकरा जाता है, क्या होगा आपको? कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होने वाला ना। क्या होएगा? मच्छर 20 मीटर की पर सेकेंड की स्पीड से आके टक्कर मारे। लेकिन अगर एक गाड़ी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से टक्कर मार दे तो आपको बहुत कुछ हो जाएगा भाई। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? तो क्या होगा? तब तो बहुत कुछ हो जाएगा, समझे? तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे अगर कोई ट्रेन आ जाए, वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपको टक्कर मार दे तो बहुत कुछ हो जाएगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ स्पीड तो दोनों की सेम है, लेकिन सिर्फ स्पीड डिसाइड नहीं करेगी उस मोशन, उसके पास मोशन कितना है या उस मोशन का इम्पैक्ट कितना है। मास इनटू वेलोसिटी, ये दोनों डिसाइड करेंगे। बात समझ आई? तो मोमेंटम होता तो यही है। बुकिश बातें टीचर आपको यही बताएगा, बुक में भी यही लिखा होता है, मास इनटू वेलोसिटी। एक्स्ट्रा बात मैं आपको बता रहा हूँ जो कोई आपको इन डेप्थ पढ़ा हुआ टीचर बताएगा कि मोमेंटम क्या चीज़ है। मोमेंटम होता है, यह आपको बताता है अमाउंट ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन इन अ बॉडी। क्या बताता है आपको? ट्रांसलेशन मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन वाला मोशन। तो अमाउंट ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन इन अ बॉडी, एक बॉडी के पास कितना स्ट्रेट लाइन वाला मोशन है, ये आपको कौन बताएगा? ये आपको मोमेंटम बताएगा। बात समझ आई? तो अब चेक करो किसके पास मोशन ज़्यादा है, ठीक है ना। मॉस्किटो होगा, मॉस्किटो, उसका मास जो होगा ना, मास ऑफ मॉस्किटो फॉर एग्जांपल 0.1 किलोग्राम है, ठीक है ना। और जो आपकी ट्रेन होगी उसका मास क्या होगा? मास ऑफ मॉस्किटो, मास ऑफ ट्रेन होगी फॉर एग्जांपल 1000 किलो। अब बताओ किसका मोमेंटम ज़्यादा है? इसका मोमेंटम क्या होगा बताओ? 0.1 मास और इंटू 20 कितना होगा? 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये होगा 0.1 इंटू 20 क्या होगा? 2 होगा। इसका क्या होगा बताओ? बोलो, मोमेंटम क्या होगा? 1000 मास है, 20 क्या है? स्पीड है। बताओ क्या होगा? 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 4। 2 इंटू 10 का मतलब क्या होता है? 20,000 किलोमीटर पर सेकेंड। अब बताओ किसके पास मोशन ज़्यादा है? ट्रेन के पास मोशन ज़्यादा है। अब कुछ समझ आया? क्लियर हो गया? तो सिर्फ स्पीड से डिसाइड नहीं होगा किसके पास लीनियर मोशन ज़्यादा है, किसके पास कम है। क्या कौन डिसाइड करेगा? मोमेंटम डिसाइड करेगा, मास इनटू वेलोसिटी डिसाइड करेगी। बात समझ आई? क्लियर हो गया? तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम बताता क्या है? अमाउंट ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन इन अ बॉडी। किसी बॉडी के पास कितना मोशन है ये कैसे पता लगेगा? मोमेंटम से पता लगेगा, मास इनटू वेलोसिटी से पता लगेगा। ठीक, कॉपी करो। ठीक है, चलिए आइए। अब इसके बाद क्या है? अब इसके बाद न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ते हैं। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, ये मैं आपको समझाता हूँ। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लिखो, हेडिंग लगाओ न्यूटन सेकेंड लॉ, उसके बाद लिखो
न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? न्यूटन का सेकंड लॉ है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to force applied. Rate of change of momentum is directly proportional to force applied, and the change takes place, and the change takes place in the direction of the force, and the change takes place in the direction of the force. Change takes place in the direction of the force. ठीक है, चलो भाई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 9th के बच्चे तो छोड़ दो, 11th के बच्चे भी समझ नहीं पाते जल्दी। तो F is directly proportional to, force is directly proportional to रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये बोला गया है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या मतलब है इसका? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। रेट ऑफ चेंज का मतलब बताओ पहले। बदलने की रफ्तार, मतलब मोमेंटम के बदलने की रफ्तार। मोमेंटम क्या बताता है? मोशन के बारे में बताता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम के बदलने की रफ्तार, और मोमेंटम के बदलने की रफ्तार मतलब मोशन के बदलने की रफ्तार। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप मोशन की रफ्तार, मोशन के बदलने की रफ्तार को तेज कर दें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो आप चाहते हैं इसको तेज कर दें, इसको बढ़ाएं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्स बढ़ाएंगे तो मोशन के बदलने की रफ्तार चेंज हो जाएगी। क्या मतलब हो रहा है इसका? मैं मतलब समझाता हूँ। आप अगर मोशन को तेज़ी से चेंज करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मोशन अभी क्या है? इसके पास कितना मोमेंटम है? 0। क्यों मोमेंटम 0 है? मोमेंटम क्यों 0 है? मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी। मास तो है, वेलोसिटी है क्या? नहीं है। मोमेंटम 0। हर रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम 0 होता है। मैं चाहता हूँ इसका मोमेंटम तेज़ी से चेंज कर दूँ, मतलब उसमें बहुत तेज़ी से मोशन ले आऊँ, तो क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ इसके अंदर मोशन धीरे से आए, थोड़ा थोड़ा आए, क्या करूँ? थोड़ा फोर्स लगाऊंगा। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? आपने देखा होगा स्पोर्ट्स कार बहुत महंगी आती हैं, पता है? स्पोर्ट्स कार होती है जैसे फरारी हो गई, और आपका ये हो गया क्या, लंबोर्गिनी है ना, लंबोर्गिनी है, ठीक है, तो फरारी है, लंबोर्गिनी है, तो बहुत महंगी कार्स हैं। क्यों महंगी कार्स हैं? उनके लुक्स की वजह से क्या? तेज भागती, वेरी गुड। पिकअप स्पीड बहुत फास्ट है, पिकअप बहुत अच्छा है। पिकअप का मतलब क्या होता है? पिकअप का मतलब होता है कि उसका इंजन पावरफुल है। पावरफुल है मतलब इंजन बहुत ज़ोर में ताकत लगाता है उसको। क्या करता है? कुछ सेकंड्स के अंदर 100 पे स्पीड पहुंच जाती है उसकी, समझे? कुछ सेकंड्स में क्या हो जाती है? 100 पे स्पीड पहुंच जाती है। हायाबूसा इतनी महंगी क्यों है? जॉन इब्राहिम हायाबूसा, पता है तुमको? धूम पिक्चर, हाँ समझे? तो जो जॉन इब्राहिम है हमारा, वो क्या करता था? हायाबूसा चला के चोरी करता था, है ना? तो हायाबूसा क्यों जाता है? हीरो होंडा पे जाओ, स्प्लेंडर लेके जाओ चोरी करने, ठीक है? हायाबूसा लेके क्यों जा रहा है? इसलिए लेके जा रहा है क्योंकि हायाबूसा का भी इंजन बहुत अच्छा है। हायाबूसा का एवरेज कितना? माइलेज समझता है? माइलेज क्या होता है? सुना होगा ना, ऐड में सुना होगा माइलेज। माइलेज का मतलब होता है 1 लीटर पेट्रोल डालने पे कितना चलती है गाड़ी, उसको माइलेज बोलते हैं, समझे? तो गाड़ियों में ऐसी, मतलब अगर अभी इंडिया के टॉप लेवल की गाड़ियों में देखें तो यूनिकॉर्न का माइलेज सबसे अच्छा है। यूनिकॉर्न का माइलेज कितना है? 1 लीटर डालोगे तो 50-55 किलोमीटर चल जाता है। हाँ, और अगर मतलब थोड़ी लो लेवल पे अगर गाड़ी में आ जाए, मतलब थोड़ी सस्ती गाड़ी में आ जाए जो गाँव में चलती है, स्प्लेंडर, हीरो होंडा, ये सब चलता है, ये 1 लीटर में 90 किलोमीटर चल जाती है। इसलिए गांव वाले लोग वो प्रेफर करते हैं, हल्की गाड़ी होती है। बात समझ आई? ठीक है ना? तो हायाबूसा का माइलेज क्या है? हायाबूसा का माइलेज है 5 किलोमीटर, मतलब 1 लीटर में कितना चलेगा? सिर्फ मतलब मुमरा के 2 राउंड मारा, 1 लीटर ख़त्म। बात समझ आई? मुमरा के 2 राउंड मार, लगभग 1.25 किलोमीटर है ना, तो 2 राउंड लगभग मार दिया उसने, 1 लीटर पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इतना महंगा है, इतना अपने को तो महंगा पड़ेगा ना वो। फिर भी वो हायाबूसा 10 लाख की गाड़ी है, 10 लाख की बाइक है वो,
बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? 10 लाख की बाइक है वो, जबकि नॉर्मल अपनी पल्सर यूनिकॉर्न 1-1.5 लाख में मिल जाती। इतने में मिलती। क्यों महंगी है गाड़ी? इंजन की वजह से। इंजन में क्या है ऐसा? इंजन पावरफुल है। इंजन पावरफुल है इसका मतलब क्या है? कुछ ही सेकंड्स में क्या करता है वो? 100 की स्पीड पे पहुंचा देता है। मतलब उसके मोशन को वो बहुत तेज़ी से चेंज कराता है। मोशन को तेज़ी से चेंज कराना है तो क्या करना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, जब मैं बोल रहा हूँ तुमको वहाँ पर बात करनी है, जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तुम वहाँ पर बात कर रही हो, ठीक है। जब आपको क्या करना है? मोशन को तेज़ी से चेंज कराना है तो क्या करना पड़ेगा? बहुत आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? मोशन बहुत तेज़ी से चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो भाई, तो ये हो गया। और मोशन को धीरे से चेंज कराना है तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मोशन, ये जो लॉ है ये तो हो गया। इसका आसान वर्जन मैंने बनाया है। इसका आसान वर्जन ये है कि मोशन को तेज़ी से चेंज कराना है तो ज़्यादा फोर्स लगा दो, मोशन को धीरे से चेंज कराना है तो कम फोर्स लगा दो। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ का आसान वर्जन क्या है? न्यूटन के फर्स्ट लॉ का आसान वर्जन है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, चेंज मत करो। समझे क्या है? जैसा चल रहा है वैसा चलने, रेस्ट पर है तो रेस्ट पे ही रहने दो, मोशन में है तो मोशन में ही रहने दो। बात समझ आई? क्लियर हो गया? तो ये आपने स्टेटमेंट तो लिख दिया है। अब मैं आपको उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताता हूँ कि फोर्स इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं, ये देखो, प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो क्या आएगा? कोई कांस्टेंट आएगा, कोई कांस्टेंट ले आया। चेंज इन मोमेंटम को लिखते हैं डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी। आवाज़ जो कर रहा है वो मत करो पेन से, ये ऐसा होगा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा पी का मतलब क्या होता है? ये होता है चेंज इन मोमेंटम। कैसे लिखेंगे इसको? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो इसको क्या लिखेंगे? पी फाइनल माइनस क्या है? पी इनिशियल डिवाइड बाय क्या है? टी फाइनल माइनस क्या है? टी इनिशियल। तो इस तरीके से अपना क्या होगा? फोर्स। आप बोलेंगे सर के कहाँ गया? तो के कहाँ चला गया वो मैं आपको समझाता हूँ। हम यूनिट को कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं कि के का वैल्यू 1 हो जाता है। अभी वो आप अगले चैप्टर में, जब 11th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर करोगे तब सीखोगे कि यूनिट्स को कुछ इस तरीके से अरेंज किया कि के का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। तो इस तरीके से देयरफॉर आपके फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ये फोर्स का फॉर्मूला है, ना कि मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन फॉर्मूला नहीं है फोर्स का, वो एक स्पेशल केस है। वो तब लगेगा जब ऑब्जेक्ट का मास मोशन के दौरान कांस्टेंट होगा। अगर कांस्टेंट नहीं है तो मास कांस्टेंट नहीं है तो वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते। आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला जो मैंने पढ़ा है मास इनटू एक्सेलरेशन, वो क्या है? एक स्पेशल केस है। कब लगेगा वो? जब मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट है। समझे? ठीक है ना? चलो भाई, तो ये लिखो, फिर मैं दोनों लॉस के आसान वर्जन लिखाता हूँ आपको। आसान भाषा में स्टेटमेंट लिख लो उसकी। न्यूटन का फर्स्ट लॉ आसान भाषा में क्या कहता है? जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, चेंज मत करो। लिख लो, हिंदी में ही लिख लो वहाँ पे। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, चेंज मत करो। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, चेंज मत करो। और न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? लिखो फटाफट से, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, चेंज मत करो। ठीक है? फिर न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है अगर मोशन को तेज़ी से चेंज करना है तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मोशन को धीरे से चेंज करना है तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा। लिख लो, अगर मोशन को तेज़ी से चेंज कराना है तो ज़्यादा फोर्स लगाओ, और मोशन को धीरे से चेंज कराना है तो कम फोर्स लगाओ। अगर मोशन को तेज़ी से चेंज कराना है तो ज़्यादा फोर्स लगाओ, और मोशन को धीरे से चेंज कराना है तो कम फोर्स लगाओ। ठीक है? क्लियर है? एकदम इजी। तेज़ी से चेंज कराना है तो ज़्यादा फोर्स लगाओ, धीरे से चेंज कराना है तो कम फोर्स लगाओ। ठीक है? चलो भाई, तो न्यूटन के 2 लॉज हो गए बच्चों। अब जो है न्यूटन का तीसरा और आखिरी लॉ, वो क्या कहता है? न्यूटन का तीसरा लॉ, इसमें आपको मोमेंटम भी समझा है, ध्यान रखना, मोमेंटम भी बताया मैंने कि मोमेंटम क्या है। अब आ रहे हैं हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ पे। न्यूटन का थर्ड लॉ तो सभी को याद होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना? लिख लो उसको जल्दी से पहले, टू एवरी एक्शन देयर इज, न्यूटन्स थर्ड लॉ हेडिंग लगाओ,
न्यूटन्स थर्ड लॉ, इसका स्टेटमेंट लिखो, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक, इसमें एक्शन रिएक्शन क्या है? एक्शन रिएक्शन क्या है? तो एक्शन पे गोला बनाओ और रिएक्शन पे गोला बनाओ और दोनों पे फोर्स लिख दो, है ना। एक्शन को ऐसे गोल करो और रिएक्शन को भी गोल करो और दोनों पे क्या कर दो, हाँ दोनों पे सर्कल करके वहां पर लिख दो फोर्स। अब स्टेटमेंट रीड करो, टू एवरी फोर्स देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि इस दुनिया में कोई भी फोर्स आइसोलेटेड नहीं रह सकता, हर फोर्स के लिए एक पैर बना हुआ है, समझे। हर फोर्स की कोई ना कोई जोड़ी है जो इक्वल होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बात समझ आई? लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो इक्वल और अपोजिट हो वो एक्शन रिएक्शन पैर ही हो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन हर फोर्स के लिए कोई रिएक्शन पैर ज़रूर होता है। बात समझ आई? ठीक है ना, याद रखना, टू एवरी फोर्स दैट इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक है ना। चलो भाई, तो अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपके फादर आपको क्या करते हैं, बोलते ले मार्क्स का ले, तो ये हो गया एक्शन। तो क्या बोलोगे तुम, रिएक्शन तो हुआ ही नहीं, ये हुआ एक्शन। रिएक्शन क्या हुआ? नहीं, अरे एक्शन ही हुआ ना, एक्शन से गिरा ना, तो रिएक्शन क्या हुआ? तुम लो रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसा तो करोगे तो लो रिएक्शन। न्यूटन का लॉ फेल हो जाएगा, वरना अरे अब्बा न्यूटन का लॉ फेल होगा, लो रिएक्शन। ठीक है, ऐसा नहीं है, समझो। ठीक है, हो क्या रहा है, एक्शन रिएक्शन हो रहा है, अब भी हो रहा है, मैं को समझाता हूँ। ये आपने ऐसे इसको हिट किया तो ये इसके ऊपर हुआ एक्शन, तो आपके हाथ पे भी तो लगा, वो है रिएक्शन। तो रिएक्शन देने मत बैठ जाना भाई, न्यूटन का लॉ वैलिड करवा लो, रिएक्शन लो, ठीक है, ये मत करना, ठीक है। तो घर से बाहर हकाल देंगे तुमको, ठीक है। तो ये अगर एक्शन हुआ तो ये क्या होगा, रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई कि इस दुनिया में हर फोर्स के लिए क्या होगा, एक इक्वल अपोजिट फोर्स ज़रूर होगा, ठीक है ना। कोई भी फोर्स अकेला इस दुनिया में नहीं रहता। सूडो फोर्स जो होता है उसका रिएक्शन पैर हो सकता ना हो। अब सूडो फोर्स क्या है वो आप 11th में सीखोगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें बता रहा हूँ। एक्शन रिएक्शन पैर हमेशा साइमल्टेनियसली होता है, मतलब ऐसा नहीं होता है कि एक्शन फिर इसके ऊपर हुआ रिएक्शन, ऐसा नहीं होता है। एक्शन रिएक्शन जिस टाइम पे एक्शन हुआ उसी टाइम पे रिएक्शन हो रहा है। मतलब क्या, मैंने इस पे अगर एक्शन किया तो बिल्कुल उसी साथ में क्या होगा, मेरे हाथ पे लगेगा, रिएक्शन भी साथ में होगा। तो कोई टाइम लैग नहीं होता इनके बीच में, एक्शन रिएक्शन साथ में होता है। बात समझ आई? ठीक, ये हो गया। इसके बाद एक्शन रिएक्शन कभी भी सेम बॉडी पे नहीं लगता। एक्शन रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडीज पे लगेगा, डिफरेंट बॉडीज पे, सेम बॉडी पे कभी भी वो नहीं लगेगा। ये तुमको इंपॉर्टेंट पॉइंट काम आएगा जब तुम सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के बारे में पढ़ोगे। तुमको लगेगा सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्शन रिएक्शन पैर है, कुछ किताबों में भी लिखा होता है कि वो एक्शन रिएक्शन पैर है। नहीं, वो एक्शन रिएक्शन पैर नहीं होते हैं। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों एक ही पार्टिकल पे लगता है, तो वो क्या होता है, वो एक्शन रिएक्शन पैर नहीं है। ध्यान रखना, अलग अलग बॉडीज पे लगना चाहिए। लिखो, देयर इज नो टाइम लैग, there is no time lag between action and reaction. There is no time lag between action and reaction. ठीक है, एक्शन रिएक्शन में कोई भी टाइम लैग नहीं होता है, ठीक है। चलो, इसके बाद एक्शन रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन लिखो। एक्शन एंड रिएक्शन always acts, acts always acts on different bodies. Action and reaction always acts on different bodies. हमेशा वो किस पे लगेंगे, डिफरेंट बॉडीज पे लगेंगे, ठीक है ना। ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, ठीक है, वो हमेशा डिफरेंट बॉडीज पे लगेंगे, ठीक है। चलो भाई, क्लियर हो गया। चलो, यहाँ तक अपने को समझ में आ गया। तो न्यूटन के तीनों लॉ अभी हम लोग ने आज देख लिए, ठीक, क्लियर है। तो न्यूटन के कौन कौन से लॉ है बताओ? 3 लॉज हैं। कौन कौन सा है? फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या करता है? फर्स्ट लॉ क्या बताता है, ये पूछ रहा हूँ। फोर्स को डिफाइन करता है या इनर्शिया को डिफाइन करता है?
ठीक है, चलो इसके बाद सेकेंड लॉ। हाँ, फोर्स का सेकेंड लॉ जो है, फोर्स को न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला देता है। क्या फॉर्मूला है फोर्स का? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, उसको क्या बोलते हैं? फोर्स का फॉर्मूला है। तीसरा जो लॉ है वो फोर्स की प्रॉपर्टी बताता है। तीसरा लॉ क्या करता है? फोर्स की प्रॉपर्टी बताता है कि फोर्स कभी भी अकेला नहीं रहता, आइसोलेटेड नहीं रहेगा फोर्स। हर फोर्स का एक पैर जरूर होगा और वो दोनों डिफरेंट बॉडीज पे लगेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? ध्यान रखना। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या है आप बताओ? फर्स्ट लॉ क्या है? अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट और अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस एंड अनटिल इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड एंड द चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp by dt। उसके बाद न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर फोर्स के लिए एक्शन रिएक्शन क्या है? फोर्स। टू एवरी फोर्स देयर इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, यानी हर फोर्स के लिए एक इक्वल और अपोजिट फोर्स जरूर मौजूद है इस दुनिया में। बात समझ आई? क्लियर हो गया? जब आप चलते भी हो तो आप क्या करते हो? आप अपने पैर से इस ज़मीन को पीछे ढकेलते हो, है ना? इसको ऐसे पीछे आप क्या करते हो? पुश करते हो। पुश किया आपने तो आपने लगाया एक्शन, तो ज़मीन आप पे क्या देती है? तभी तो आप आगे बढ़ते हो। एक्शन का रिएक्शन। सेकेंड लॉ फिर से बता देता हूँ मैं। ये एग्जाम्पल समझ आया? थर्ड लॉ का एग्जाम्पल समझा? ठीक है, सेकेंड लॉ फिर से बताता हूँ मैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना? तो सेकेंड लॉ कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, dp by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये तरीका उसको लिखने का। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब, मोमेंटम क्या बताता है? मोशन के बारे में बताता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन। अगर हम चाहते हैं कि मोशन को बहुत तेजी से चेंज करें तो क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। सिंपल लॉजिक है, कॉमन सेंस है कि अगर मेरे को क्या करना है, बॉडी में मोशन बहुत तेजी से लाना है, धीरे धीरे करके नहीं लाना है, क्या करना है? बहुत तेजी से लाना है, तो क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बात समझ आई? क्लियर हो गया? धीरे से लाना है तो कम फोर्स लगा दो। बात समझ आई? क्लियर हो गया? चलो भाई, तो जैसे अगर हम लोग को क्या करना होता है क्रिकेट में, अगर धोनी को छक्का मारना है तो वो क्या करेगा? हाँ, ऐसे थोड़ी खेलेगा, ऐसे खेलेगा लो ऐसे छक्का मारो, ऐसे नहीं मारेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो जाएगा सिक्स। बात समझ आ रही क्या बोलो? ठीक है, चलो। तो वही कहानी है कि अगर तेज़ी से मोशन में चेंज लाना है तो क्या कर दो? ज़्यादा फोर्स लगा दो। धीरे से लाना है तो कम फोर्स लगा दो। अच्छा, मुझे बताओ, स्पाइडरमैन अगर तुमने देखी है, वो फर्स्ट स्पाइडरमैन की बात कर रहा हूँ मैं, वही। उसके बाद मेरे को नहीं पता क्या हुआ है उसमें स्पाइडरमैन में। तो स्पाइडरमैन में क्या होता है, वो जब ट्रेन आ रही होती है ना, उसको ट्रेन को रोकना होता है। और कैसे रोकता है ट्रेन को? आगे ट्रैक टूटा हुआ है ना, यही मुझे कुछ याद है, आगे ट्रैक टूटा हुआ रहता है। हाँ, तो वो क्या करता है बेसिकली, ट्रेन ऐसे आ रही है, ऐसे कुछ रोकता है शायद ना, ऐसे रोकता, उल्टा रोकता है ना। हाँ, तो उसको अब क्या करना है, मोशन को तेज़ी से रोकना है या धीरे से रोकना है? तेज़ी से रोकना है। इस वजह से वो क्या करता है, जब तेज़ी से रोकना है तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ज़्यादा फोर्स कैसे लगाता है वो? इधर उधर जाले फेंक के क्या करता है? हाँ, बिल्डिंग से रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई करता है। इतना फोर्स अप्लाई करता है कि उसके कपड़े फट जाते हैं। याद है? ऐसे ही तो कुछ था ना। तो बेसिकली क्या करता है, मोशन को उसको क्या करना है? तेज़ी से चेंज करना है। क्यों तेज़ी से चेंज करना है? क्योंकि वो आगे जा कर के वो जो टूट गया ना ट्रैक, उसमें ना गिर जाए वो। बात समझ आई? तो मोशन को तेज़ी से चेंज करना है, जल्दी से ट्रेन को रोकना है, तो वो क्या करेगा? ज़्यादा फोर्स लगाएगा। और धीरे धीरे करके रोकना तो थोड़ा थोड़ा फोर्स लगाता, धर्मेंद्र के जैसा। तो हमारे ये तो सोचा लो, हॉलीवुड की मूवी में वो सुपर हीरो है दिखाया है तो उसने ट्रेन को रोक लिया। हमारा हीरो तो सुपर हीरो नहीं भी होता है तो भी ट्रेन रोक लेता है। वो धर्मेंद्र की पिक्चर में वो हाथ से गोली रोकता, देखा तुमने? हाथ से क्या कर, सुपरमैन है क्या भाई तू? मतलब अब लोग ये बोलेंगे कि बॉलीवुड की मूवी में हम लोग हमारी चीज़ों की मजाक उड़ाते हैं। बोलते हैं ना, इंडिया में बना चीज़ों की, अरे तुम दिखाओ तो ढंग का। वो क्या कोई सुपर हीरो है क्या? वहाँ तो सुपर हीरो बताया है तो समझ में आती है बात। यहाँ तो कोई सुपर हीरो नहीं है, फिर भी ऐसा कर रहा है वो। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ तक अपने को समझ में आया। इसके बाद जो है अगले सेशन में क्या कराऊंगा मैं आप लोग को, अगले सेशन में इससे आगे लेकर के चलूँगा और चीज़ें इसमें बताने लायक की वो बताऊँगा इंशाल्लाह। चलो।